जय हिंद। खुशबू, इसके पहले हम लोगों ने देखा था किस तरह से हमने पूरी बात की थी G20 क्या है और ये कैसे विश्व की सबसे बड़ी जो फोरम बन के आई है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम है जिससे पूरी दिशा और दशा विश्व की देखी जाएगी। उसके बारे में हम बड़े डिटेल में हम गए थे। अभी जो इम्पोर्टेंट है, 14 तारीख का आज दिन है, 15-16 तारीख को इसकी अहम बैठक है और आज से ही जब हमारे भी प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पहुँचे हैं और देखिए 7 देशों के जो हेड ऑफ स्टेट्स है उनकी बातचीत बायलैटरल चल रही है साइडलाइन G2 के पहले। उसमें है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। इसमें आप देखिए सिंगापुर G20 का डायरेक्ट उसका मेंबर नहीं है, वो एशियान के थ्रू आते हैं। क्योंकि हम लोग जब देखे थे परमानेंट गेस्ट जो आते हैं इसमें खास करके यूरोपियन यूनियन और एशियन में, तो इसके अंदर में उनके हेड स्टेट्स भी वहाँ होंगे, तो काफ़ी बड़ा जमावड़ा है। इसके बीच में बायलैटरल टॉक्स और साइडलाइन में कहा तो जा रहा है कि सारा का सारा इकोनॉमिक है या डेवलपमेंट सस्टेनेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के, क्लाइमेट चेंज ऐसे इशू में सप्लाई चेन के ऊपर में बात होगी। मगर सबको आस लगी है कि ये G20 के दौरान, बिकॉज देखिए बातें जो हो रही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स बाइडन हैं वो शी जिंग से मिल रहे हैं, दोनों ने कह दिया कि हमारी रेड लाइनिंग है। बाइडन कहते हैं कि हमारी रेड लाइनिंग है और शी जिंग पे कहते हैं कि हमारी रेड लाइन है और उसके ऊपर में बात होगी, क्लोज डोर बात होगी, वो खुल के भी नहीं आएगी क्या। मगर मेरा एक अनुमान है कि बहुत उनके अंदर में एक झड़प की तरह जद्दोजहद चलेगी, दोनों अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए इंडोर एक बंद डोर के अंदर में एक दूसरे को ये बताएंगे कि हमारे लिए क्या है, और वो खुल कर के दुनिया में नहीं आएगी। मगर उसका आकलन करना बड़ा आसान होगा 2-3 दिन के बातों में जिस तरह से चीज़ें आएंगी। आज के वीडियो में क्योंकि 15-16 की हम कल फिर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि क्या हो रहा है, और ये नहीं कि न्यूज़ उसकी विश्लेषण में उसके डेप्थ में जाना है और जो प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी आती है। सबसे बड़ी बात जो इसके ऊपर में G20 के, देखिए भारत इस मुआने में खड़ा है कि जो पूरे विश्व के अंदर में बैलेंसिंग करता है। और इसकी बात जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर अभी जब रशिया गए थे वहाँ की धरती से आया था, उन्होंने 2 बातें कही थी। वो तो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द टाइम और एरा फॉर वॉर, कोई भी एक दूसरे पर, मगर साथ साथ कहते हैं कि देखिए मल्टीपोलैरिटी की वो बात करते हैं कि विश्व का ऐसे नहीं दिशा और दशा तय होगी। आज के दिन में आपकी वर्चस्व ऐसे नहीं कायम होगी कि हेजेमनिक ग्रुपिंग ऐसा हो कि एक ग्रुप किसी को दबाए दूसरे ग्रुप को दबाए, ऐसा नहीं होगा। एक बैलेंस ऑफ पावर होगा। यूनिपोलरिटी में एक खींचता है, पूरा विश्व को एक दिशा में खींचता है। जब बाइपोलर होते हैं 2 भागों में बंटती है, जब मल्टीपोलैरिटी होती है तो बहुत सारे फोर्स काम करते हैं, और वही एक सच्चाई है जो बैलेंस ऑफ पावर देता है। तभी रूल बेस्ड ऑर्डर्स चलते हैं। ये चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास करके बड़े ऊंचे स्वर में इसको बताना पड़ेगा जो अपनी वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं। और इसमें एक धड़ा तो आपको दिखता ही है जो पहले से ही है। जब हमारे जब हम कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ पहली बार, तो उसके बाद कैसे वर्चस्व और एक ही आदमी का वर्चस्व, और वो सब चीज़ थोपना चाहते हैं, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे जियो स्ट्रेटजिक इशूज़ हो, चाहे ग्रुपिंग हो, मिलिट्री हो, अपनी इकॉनमी को और उसमें दूसरों को दबाना, सप्लाई चेन। तो इसके अंदर में दूसरा जब उसकी आता है, और आप देख रहे हैं चाइना आपको चैलेंज करता है, तो कैसे इसको रोक। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग बहुत तेज़ी से अपने स्ट्रैटेजी को बदलते हैं मगर खुल के बताते नहीं, ना तो उसको दुनिया पढ़ पाती है। अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकला, उसको ह्यूमिलेशन हुआ, लोग कहते रहे कि इट इज़ अ डिफीट ऑफ अमेरिका। अमेरिका इससे घबराया नहीं, और बड़े देश ऐसे ही करते हैं, उसको जजब करते हैं। उनकी जो एक स्ट्रैटेजी है, अबव द हॉराइजन स्ट्रैटेजी, ये वेरी क्लियरिटी से आई है अमेरिका का। वो कहते नहीं, एक जगह उनका कहीं वर्णन आया, कहीं भी उनके थिंक टैंक इन चीज़ों को बताएंगे नहीं। वो पूरे विश्व में रहेंगे मगर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं, क्योंकि उनकी रियलिटी है
हथियार, पैसे, सब चीज़ आएंगे। वो जहाँ जहाँ कंसर्न होगा, इन्वॉल्वमेंट होगी, बट वो एक आगे रखेंगे। फ्रंट लाइन कॉन्सेप्ट है कि फ्रंट लाइन कॉन्सेप्ट आप किसी, देखिए यूक्रेन को फ्रंट लाइन बनाए हुए, इसके पहले पाकिस्तान बना हुआ था फ्रंट लाइन, और किस तरह से चीज़ें उनके थ्रू करवा होती है और लोग करते हैं। इसी तरह इंडो पैसिफिक में लोग चाहते थे, वेस्टर्न ब्लॉक ये चाहता कि इंडिया फ्रंट आए फॉर कन्फ्रंटेशन विद चाइना, मगर हमारे यहाँ सोच, स्ट्रेटजिक थिंकिंग बहुत अच्छी हो गई है। पहले हम इन चीज़ों में फंसते थे, मगर हमारी सोच जो अब बदली है और हम समझते हैं कि किस चीज़ तरह से करेंगे, तो हमने खुल के कहा है। और इसके कारण दो चीज़ें हुई हैं, सब आपको एक्सेप्ट करने लगे, आपके टर्म्स एंड कंडीशन में, स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी में, के चीज़ को कहते तो नहीं है पर मानते हैं। अब तो अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, आप जितना तेल ले लीजिए रशिया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने कैपिंग किया हुआ है, उसकी काट निकालनी पड़ेगी। जो प्राइस कैपिंग से उन्होंने सोचा है कि शायद ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ये होगा नहीं। तो आज इम्पॉर्टेंट है जो हमारी मीटिंग है, बायलैटरल मीटिंग जो प्रधानमंत्री की जो बाइडेन साहब से होने वाली है, ऋषि सुनाक से होने वाली है, और दोनों एब्सोल्युटली इनकी तरफ देख रहे हैं आस की उम्मीदों से कि जो भी ट्रांस अटलांटिक रीजन में हो रहा है तो स्टेबिलिटी लाने में क्या योगदान होगा। मैक्रो साहब ऑलरेडी हमारे साथ हैं, फ्रांस के मैक्रो, और जो उसके बाद है स्पेन, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारे क्वाड का हिस्सा है, और जो सिंगापुर है वो एशियान है, बहुत चीज़ें हमसे लेना चाहता है, जैसे ब्रह्मोस, उसने बहुत ज़्यादा, और हमारे संबंध सिंगापुर से बहुत स्ट्रैटेजिक रहे हैं। और जो खास करके इंडो पैसिफिक में जब आप देखते हैं, सिंगापुर स्ट्रैटेजिकली बहुत ब्यूटीफुली लोकेटेड है, चाहे वो स्टेट ऑफ जो मलाका स्ट्रेट के ऊपर में, तो इसकी एक सामरिक महत्व है। तो उसमें एशियान का एक महत्व, एशियान बिखरा हुआ है उसमें। पहले आज से 3 साल पहले आपको पता होगा, एक कंट्री में, भारत में, मोदी ने ही पूरे एशियान के मेंबर को एज ए ग्रुप, जो हमारी 26 जनवरी में जब हम गेस्ट बुलाते हैं तो एज ए ग्रुप बुलाया था। इतनी स्ट्रैटेजिक जो हमारी फार ईस्ट के हम लुक ईस्ट की पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी, उसके तहत में हो रहा है। तो इसकी विश्लेषण हम और बारीकी से करेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।